सुरुवात केली होती इक्विव्हॅलंट वेट. मी तुम्हाला सांगितलं की कोणताही कंपाऊंड असेल, if there is any compound like ax by, then the equivalent weight of this ax by is equivalent weight of a plus equivalent weight of b. There is no need to multiply this by x and this by y, whereas the molar mass is like this: ax by is equal to x into molar mass of a plus y into molar mass of b, like this. Okay, so up to this we had been yesterday. Now अब इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने की अलग अलग मेथड्स हम देखेंगे. ये एक हमने देखा था, और दूसरा एक इक्विवेलेंट वेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे भले ही ए के 2 मोल है और बी के 3 मोल है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल रहते हैं. सो एलिमेंट्स कंबाइन इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एंड व्हेन दे डिस्प्लेस ईच अदर दे आल्सो डिस्प्लेस इन इक्वल नंबर. मींस सी कि अगर 5 इक्विवेलेंट यहां पर आए हैं, इसका मतलब है यहां से बी के 5 ही इक्विवेलेंट डिस्प्लेस हुए हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन. आपको याद रखनी है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक AX/BY प्लस सी गिव्स AC प्लस बी. मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद होना चाहिए इसमें कि क्या है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to number of equivalents of B is equal to number of equivalents of C is equal to number of equivalents of AX/BY is equal to number of equivalents of what? AC. मतलब सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं. उसके बाद यहां पर A के जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उतने ही B के होते हैं, और उतने ही इस पूरे कंपाउंड के होते हैं. लेकिन यहां पे अगर मोल के बारे में देखा जाए तो A के X मोल है, B के Y मोल है, और पूरे कंपाउंड का एक ही मोल है. लेकिन इक्विवेलेंट का क्या है? A के जितने इक्विवेलेंट उतने ही B के, और उतने ही इसके भी इक्विवेलेंट. ऐसा होता है. तो आगे चलते हैं. और ये इसमें से कोई भी चीज हमने रटी नहीं है, इसमें से कोई भी चीज हमने रटी हुई नहीं है, सबके प्रूफ्स मैंने बता दिए हैं. अब हम आगे चलते हैं. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वेट. अब ये जो मेथड्स होती है इनको भी रटना नहीं होता. अब दिए हैं कुछ बुक्स में डायरेक्टली ये मेथड्स, लेकिन हर बार जब भी क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, तो आपको बेसिक से ही जाते आना चाहिए. भले ही आपको ये मैं फॉर्मूले दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले के बेसिस पर आपको करना ही नहीं है. इसको आपको ये बेसिक से ही करना है. सबसे पहली मेथड मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है क्लोराइड मेथड. राइट, मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट. तो उसमें एक है क्लोराइड ने, पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये कोई मेथड्स रटने की नहीं है. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहता है, वैसे ये नहीं है बेटा. राइट, ये ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट है. मतलब ये जो मेथड है इसको मैं प्रॉब्लम की तरह भी दे सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं. मान लो कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि 5 ग्राम ऑफ ए मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड such that 30 liter of hydrogen gas is evolved, then find the equivalent weight of the metal. ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं कि एक जनरल फॉर्मूला बना के दे रहा हूं आपको. तो होता क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी मेटल हो आपके पास, वो मेटल कोई एसिड है, मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है. जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो आपने पढ़ा है कि मेटल का साल्ट फॉर्म होगा. मान लीजिए यहाँ पे X मतलब इसकी वैलेंसी है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. मान लीजिए ये हो रहा है, ये एट STP हो रहा है. राइट, या फिर NTP भी बोलते हैं उसको. तो अगर आपको इसका वॉल्यूम पता है तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से. सबसे पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए. देखिए, अगर आपको इसका वॉल्यूम पता है तो कैसे निकाल सकते हैं. तो आपको पता यह होना चाहिए कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन.
ये तो मैंने बताया ना आपको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MClX, सभी के इक्विवेलेंट सेम रहते। तो हमको हाइड्रोजन के गैस से इसका मोलार मास निकालना है, तो हम इतना ही कंसिडर करेंगे, ये बाकी का छोड़ दो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमने माना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट, मतलब मोलार मास अपॉन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी भी है, अलग अलग फॉर्मूले। हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और अब के बाद मैं ये लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली इसे लिखूंगा, तो समझना है कि मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में लिखा है, इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये किसका है, मेटल का है, ये किसका है, हाइड्रोजन गैस का है, राइट। चलिए दिख रहा है सब कुछ। उसके बाद हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए ना मेटल का, तो मुझे इसको उल्टा करना होगा। तो अगले वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ये तो सेंटेंस लिखूंगा ही नहीं, इसको भी ऐसे लिख दूंगा इनवर्स के फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट उल्टा लिख दूंगा, फिर भी आपको समझना चाहिए, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ना कि इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सो ये आता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास। मैं इसको बोलता हूं यम डैश ई डैश, डैश लगाता हूं हाइड्रोजन के लिए डैश, और मेटल के लिए नो डैश। सो ई डैश अपॉन यम डैश। अब क्या होगा, चलिए E अपॉन M, तो ये हो जाता है आपका, चलिए यम इधर जाएगा, सो E इक्वल टू यम को इसके ऊपर ले जाता हूं मैं, यम अपॉन यम डैश इंटू ई डैश, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट इजी है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी। अब ये डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोजन मतलब H निकाल रहे हो या H2, अब कुछ भी ले लो इक्विवेलेंट वेट सेम ही आएगा। कैसे, अगर H अकेला लोगे तो वो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 रहती है। लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 2 H प्लस थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और H2 बन गया, तो H2 इसकी वैलेंसी 2 रहती है। मतलब ऐसा बोलो, देखो लग सकता है आपको कि अरे इसके ऊपर तो 0 है, इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। मतलब ये फॉर्म कैसे हुआ है, ये आया कहां से है, मतलब ये एक्चुअली आया है 2H प्लस से। तो 2H प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं, ऐसा होता है। ये फॉर्म कैसे हुआ है, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी होती है। अगर आप देखोगे तो इसको तो कोई वैलेंसी ही नहीं है, इसकी वैलेंसी ही नहीं है ना, तो ऐसे तो नहीं होगा, इसको तो वैलेंसी है, ऐसा नहीं है कि इसको वैलेंसी नहीं है। लेकिन कैसे है इसकी वैलेंसी, यम इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, लेकिन ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है ना। ये फॉर्म कहां से हुआ है, इधर से हुआ है, देखिए हाइड्रोजन से। तो ऐसे 2H प्लस मिला के ये हुआ है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं, ऐसा समझ लो। मतलब H प्लस की वैलेंसी 1 है, तो H2 की वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि वो 2H प्लस से फॉर्म हुआ है। अब H2 का मोलार मास क्या है, H2 का मोलार मास है 2 और वैलेंसी भी 2, तो इक्विवेलेंट वेट 1। और अगर सिर्फ H को मान लेते हो आप, तो उसका मोलर मास 1 वैलेंसी 1, तो इक्विवेलेंट वेट 1। यानी हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट सेम है। अब इसके बाद सो E डैश फॉर हाइड्रोजन 1 है, मास ऑफ द मेटल जो कि हमने लिया है, इसका मास हमें पता होता है कितना मेटल हमने रिएक्शन में डाला है, सो दिस इज द मास ऑफ मेटल। यम डैश, this is the mass of the hydrogen gas formed, this is the mass of the hydrogen gas formed। mass of the hydrogen gas formed को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कैसे लिख सकता हूं, यहां पे बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपको पता है मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वीएम, ये दोनों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल के है ना। तो मास को मैं अब इसके बाद डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू वी अपॉन वीएम मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। देखिए क्या ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हुआ, यस और नो बोलो एक बार, यस और नो। नहीं, वैलेंसी के लिए जो दूसरा वर्ड यूज करना है ना, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। एक्चुअली वैलेंसी को एन फैक्टर बोला जाता है। तो वैलेंसी
को n फैक्टर बोला जाता है। सबसे आसान तो वैलेंसी है, उससे फिर और दूसरे वर्ड है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह, तो खैर तो वैलेंसी हम यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू यम अपॉन यम डैश। सो यम डैश को मैं क्या लिखता हूं, इस यम डैश को V डैश वी एम डैश और मोलार मास डैश। सो सिंपल सी बात है, V डैश यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, Vm डैश यानी मोलार वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP एंड यम डैश यानी मोलार मास ऑफ द हाइड्रोजन और इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द हाइड्रोजन, जो कि हमको पता है 1, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 1.008 होता है। चलिए अब फिर क्या होगा, ये इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो ये ऊपर जाएगा। सो यम मल्टीप्लाइड बाय 22.4 divided by V dash, that is the volume of hydrogen, and m dash molar mass of hydrogen is 2। ये 22.4 भी हो सकता है, 22.2 भी हो सकता है, 7 भी कहीं पे हो सकता है, लेकिन 4 ही ज्यादा पर जगहों पर यूज किया, इसलिए मैं 4 यूज कर रहा हूं। m अपॉन V डैश इंटू 11.2, ये होता है लीटर में, ये इसलिए ये वॉल्यूम भी आपका लीटर में होना चाहिए, राइट, लीटर में। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स में आपको ये वॉल्यूम ml में दिया जाता है, तो ये अगर ml में दिया है तो फिर इसको भी ml में लेना पड़ेगा। तो इस जगह पर आपको ये भी दिखेगा, देखिए m इंटू 11200 अपॉन V डैश। अगर ये ml में है तो फिर इसको यूज करना पड़ेगा, अगर लीटर में है तो इसको यूज करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, राइट। कुछ किताबों में कई बार ये ml में, सॉरी ये वॉल्यूम ml में दिया होता है, मैंने लीटर में लिया है, राइट। ओके, तो आप यूनिट से भी देख सकते हो, देखिए कैसे मास है आपका ग्राम में, ये 11.2 लीटर पर मोल है और V डैश लीटर है, तो ये आपका लीटर और लीटर खत्म हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल आएगा। लेकिन ये ग्राम पर मोल की जगह पर इसको बोलना चाहिए ग्राम पर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट होता है ग्राम पर इक्विवेलेंट, लेकिन उसका यूनिट आता है, देखिए यूनिट मोल नहीं आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसको भी छोड़ दिया था, राइट। इसका क्या यूनिट है, ये है इक्विवेलेंट वेट, मतलब मास पर, सॉरी इसका यूनिट होगा आपका मास ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस पर इक्विवेलेंट, इस तरीके से आएगा, राइट। तो क्या हो रहा है हमारा इधर, यूनिट, चलिए यूनिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, ये भी ठीक है, ये हाँ इधर भी था ना हमारा यूनिट, ये भी छोड़ दिया हमने। देखिए अगर सबके सब यूनिट हम देखेंगे, मैं जरा क्या कर लेता हूं, इसका यूनिट क्या आना चाहिए, एक्चुअली पता है क्या, इस पूरे फॉर्मूले का ग्राम पर इक्विवेलेंट ऐसा आना चाहिए, तो कहीं पे गलती हुई नहीं है हमारी, बस इस वीएम डैश को ऊपर लेता हूं मैं, यूनिट आपको बस दोनों साइड के क्लियर करके दे रहा हूं, उसमें कभी गलती नहीं होती। ये देखिए, ये वीएम डैश ऊपर आया इंटू 1.008 डिवाइडेड बाय वी डैश इंटू मोलार मास डैश। तो इनके अगर यूनिट देखोगे तो ये है ग्राम, ये है लीटर पर, ये देखिए ठीक से, लीटर पर मोल, या फिर ml पर मोल भी हो सकता है अगर ये ml में दिया है तो, इंटू 1.00, दिस इज द ग्राम पर इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास है ये, डिवाइडेड बाय v डैश, दिस इज लीटर, इंटू m डैश मोलर मास यानी ग्राम पर मोल। अगर आप देखोगे तो ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई गलती नहीं उसमें, ऐसा होना ही चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इसको लीटर पर मोल की जगह पर ml लेते हो, ml, तो आपको इसको भी ml लेना होगा, तभी ये कटेगा, राइट। मतलब मुझे बताना यही है कि कुछ बुक्स में आपको ये 11,200 दिखेगा, लेकिन वो तब होता है जब ये वॉल्यूम ml में दिया होता है, लेकिन हम यूजुअली काम लीटर में करते हैं, तो इसलिए ये दिया है। अगर किसी प्रॉब्लम में ml में दिया है तो आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो उस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम।
तो ये है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो मास ऑफ द मेटल तो आपको पता ही होता है, मास ऑफ द मेटल तो पता ही होता है, और वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट एसटीपी ये भी प्रॉब्लम में दिया होगा आपको, इसलिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आ सकता है। क्या आपको ये समझ में आई पहली मेथड? यस, राइट। तो ऐसे ही सभी मेथड है, अलग अलग फॉर्मूले हैं इनके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरी भी मेथड अभी फास्ट यहां पे करके दिखाता हूं आपको। दूसरी मेथड है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा रहेगा देखिए, when 2 gram of a metal was reacted with an acid 20 liter of the hydrogen gas was evolved, find its equivalent weight। डायरेक्टली ये और ये डाल दो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि फॉर्मूले याद मत करो, मुझे तो होते नहीं भाई, ऑन द स्पॉट आप लॉजिक से ही सॉल्व किया करो, क्योंकि इतने फॉर्मूले, ऐसी मेथड्स अभी इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के मेथड्स 10 है, 10 मेथड्स आर देयर। तो क्या सभी के फॉर्मूले यूज आप याद करोगे? कोई जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक समझ लो। कोई भी रिएक्शन दी है, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन मतलब किसी एसिड के साथ दिया है, तो लिखो मेटल है, एसिड है, इट गिव्स सम साल्ट एंड सम हाइड्रोजन गैस। आपको इसका वॉल्यूम दिया है, इसका मास दिया है, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो हो गया काम, ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो, क्योंकि इतने 10-10 फॉर्मूले यूज नहीं हो नहीं सकते यार, लेकिन मुझे ये पता है ये होना चाहिए, इसको रटना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, और बेसिक प्रिंसिपल को रटना ही चाहिए। अब मोलार मास है, मोलार या फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स है, मास अपॉन मोलार मास, इसको आप याद ही रहने दो, राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बेसिक है। देखिए कुछ फॉर्मूले याद करने के होते हैं, रटने के होते हैं, कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होती, ऑन द स्पॉट उनको डिराइव कर सकते हो। रटो उनको जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले है, उनको रटो आप, उनको रटना जरूरी होता है। और उनको भी रटो जिनका डेरिवेशन बहुत लंबा है, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन, जैसे कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कई फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला हुआ होगा, जो कि बहुत ही बड़ा है, उसको रटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑन द स्पॉट उसका अगर आप ये करोगे डेरिवेशन, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। सो जिसका डेरिवेशन बहुत लंबा है उसको रटो, और जिसका डेरिवेशन सिंपल है उसको मत रटो, क्या जरूरत है रटने की। अब ये दिए, ये जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अब इसके ऊपर स्पेशल रिजल्ट रहते हैं कि 90 डिग्री होने पर क्या होता है, 180 होने पर क्या होता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट इसमें डाल के देखो। सो मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया कि किसको रटना है और किसको नहीं रटना है, राइट? अब आपको दूसरा भी एक क्वेश्चन देते हैं कि किसी मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है, क्लोरीन के साथ, और उसका एक मिनट, और एक दूसरा भी इसका मेथड है क्या? यहाँ पे है मास के फॉर्म में, एरर लिस्ट में दिया है, ये तो वॉल्यूम के फॉर्म में है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना डिस्प्लेस हुआ उसके ऊपर भी, मतलब इसका अगर मास मालूम है तो भी एक निकलता है आपका फॉर्मूला। क्या निकलता है? यहीं से निकलता है, यहीं पे देखो, यहीं पे E इक्वल टू यम अपॉन यम डैश इंटू ई डैश, ई डैश कितना है 1.008। ये भी एक फॉर्मूला आपको दिया होगा किसी किसी बुक्स में, राइट? और इस यम डैश को फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। अब आगे कौन सी मेथड है? सेकंड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या देंगे? किसी मेटल का कुछ 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, ऑक्सीजन के कुछ 25 लीटर या फिर कुछ समथिंग क्या है वॉल्यूम के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन का 25 लीटर कंज्यूम हो गया एसटीपी पे, और एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करो। इसका वेट दिया होगा और ऑक्सीजन कितना लगा ये भी दिया होगा, और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करो। वैसे तो हमको स्टोइकियोमेट्री में और भी डिटेल में जाना है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है, उस वॉल्यूम को हम वी डैश मान लेते हैं, इसके मास को यम डैश मान लेते हैं, इसके मास को यम मान लेते हैं, मतलब इन दोनों के ऊपर निकालना है। इसकी छोड़ दो, इसका कोई भी फॉर्मूला हो, यम एक्स ओ वाई, हमको कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। जब हम स्टोइकियोमेट्री करते हैं ना, स्टोइकियोमेट्री, वहां पे बैलेंस करना होता है रिएक्शन को, यहाँ पे बैलेंस की जरूरत नहीं इक्विवेलेंट में। तो सिंपल सी बात है,
इसका मास दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास। ये मैंने लिख दिया मेटल के लिए, ये मैंने लिख दिया ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए मैंने डैश डैश यूज किया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का इनवर्स लिखा है मैंने। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? यस और नो? कोई? ठीक है, एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो एक बार। देर लगाते हैं। चलिए अब आगे चलते। राइट, तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी बस इस यम डैश को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, और क्या इस यम को इधर लेके जाना है। तो E इज इक्वल टू यम अपॉन यम डैश इंटू ई डैश। सो इज इक्वल टू यम अपॉन यम डैश, देखिए यम डैश इज इक्वल टू वी डैश वी एम डैश, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। राइट, सो वी डैश वी एम डैश, और क्या है भैया? मोलार मास है ना, मोलार मास डैश, और ये वीएम डैश ऊपर जाएगा, और ये ई डैश मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन O2 का इक्विवेलेंट वेट। O2 कैसे फॉर्म होता है देख लो। O2 फॉर्म हुआ उसके आयन से, ये मतलब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, दो ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 है, मतलब एक ऑक्सीजन ने 2 माइनस चार्ज होता है, तो O2 दो ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 होती है। और इसका मोलार मास कितना है? 32 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आता है 8। तो चलिए यहां पे ये वीएम डैश ऊपर जाएगा, सो E इक्वल टू यम इंटू वीएम डैश। ये तो है आपका मोलार वॉल्यूम, जो कि गैस के लिए रहता है 22.4, और इधर ई डैश जो कि ऑक्सीजन का होता है 8, डिवाइडेड बाय नीचे है यम डैश जो कि है मास ऑफ द, नहीं नहीं यम डैश तो नहीं है बेटा, यम डैश तो, यम डैश की जगह पर तो ये लिखा है, ये वी डैश है ना, वी डैश, यम डैश मतलब मोलार मास ऑफ दी ऑक्सीजन 32, 8 4 जा 32, और 4 से इसको काटोगे तो ये 5.6 आता है। सो सिंपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे आएगा? मास ऑफ द मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय 5.6, और ये लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, ये ग्राम में होना चाहिए, तब इसका मास आएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट में। ठीक है, ये दो मैंने बता दिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा होता है ये भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, या फिर बेसिक से जाओ। क्या है क्वेश्चन? मैंने बता भी दिया ना कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक बार दिखा भी देता हूं क्वेश्चन कैसे होंगे। डायरेक्ट होते हैं बेटा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। देखिए फॉर्मूला यूज करना है। एक बार क्वेश्चन दिखाई देता हूं आपको शेयर करके। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन देख लो, पहला वाला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट है। मेटल का मास दिया है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है। वैसे दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन के ऊपर है। नहीं थोड़ा अलग है, देखो ये थोड़ा अलग है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं करके देता हूं। पहला तो एकदम डायरेक्ट है, दूसरा थोड़ा अलग है, राइट। थोड़ा मैं बताता हूं क्या है। चलिए ये फॉर्मूले भी लिख लेता हूं मैं दोनों के। हाइड्रोजन के केस में फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज मास ऑफ द मेटल यूज वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इनटू 11.2, और ये लीटर में होना चाहिए। ऑक्सीजन के मेथड में क्या था, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन के मेथड में मास इंटू 5.6 अपॉन वी डैश। ये दो फॉर्मूले हमने अभी डिराइव किए हैं।
राइट, चलिए चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या किया था, 0.1 ग्राम ऑफ मेटल, कोई मेटल है इसका 0.1 ग्राम दिया है, वो एसिड के साथ रिएक्ट होके 34.2 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। आपको क्लोराइड फॉर्म तो हुआ है लेकिन 34.2 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हुआ है, राइट। तो एक तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर डिराइव भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अब ये तो हमको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने कैसे डिराइव किया ये भी पता है। सो इक्विवेलेंट वेट इज, मास ऑफ द मेटल इज 0.1 ग्राम, V dash वॉल्यूम ऑफ दिस इज 34.2 ml। ये देख लो, ये अगर ml में है तो मैंने बोला था कि इसको 11,200 यूज करो, या फिर आप सिंपली क्या करो, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी। अगर मुझे यहाँ पे 11.2 ही चाहिए तो मैं इस ml को लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, इसको इधर खिसको, इसको इधर खिसको, राइट। सो ये 1 तो चला गया, 1.12 34.2 इंटू 10⁻³ 11, ये पॉइंट इधर आएगा, राइट, ये 0 के आगे क्योंकि ये 10⁻³ चला गया ना, 11200 अपॉन 34.2। अगर आप देखोगे तो इससे इसको अगर काटोगे तो रफली 3 आता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक से देखो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले राइट, हाँ 1.10 ज्यादा हो गया, ये नहीं करता मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को यहां पे लाता हूं फिर से, तो ये 10⁻² हो जाएगा। और ये 34.2, तो 11 3 33 आता है। सो इसको अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 33.6 आएगा, और ये 34.2 है। तो मतलब मैं नियरली आंसर निकाल रहा हूं मैं। सो 3.2 आएगा कुछ, और 3.2 आएगा तो इसका इनवर्स, 3 का इनवर्स क्या आता है 0.333, तो ये कुछ 0.4 आएगा। ओके ओके, और एक गलती मुझे दिख रही है इसमें, हाँ ये माइनस नहीं होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तो इतना करने की जगह मैं डायरेक्टली इससे ही इसको डिवाइड करता हूं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर भी रफ ही निकालना है ना हमको, तो नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, 11.2 अपॉन 34.2 इंटू 10⁻²। अब अलग अलग तरीके हैं, मैंने बोला ना रफ आंसर निकालने हैं, तरीके अलग अलग है। अब मैं क्या कर लेता हूं यहां पे, ये और ये अगर आप देखोगे तो ये 3 टाइम्स है, नियरली 3 टाइम्स, मतलब इससे अगर 0.2 को उड़ा देता हूं मैं 11.2, और इसको मैं उड़ा देता हूं 34 लिख लेता हूं, मतलब राउंड ऑफ कर रहा हूं। लेकिन इसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन इतना कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं 1 कर देता हूं इंटू 10⁻²। अब ये 2 17 जा, और ये 11 5 जा, सॉरी 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 17 से इसको, मतलब ये 10⁻² अगर गया तो ये 555 हो जाता है, डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 17 3 जा 51, 3 रिमेनिंग, 17 2 जा 32 हो गया, 32 नियरली 32 आ रहा है, बस हमारा काम हो गया। ऑप्शन में है 32.7, सो और इक्विवेलेंट वेट इज 32.7। वैसे भी इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत ही फास्ट कर सकते थे, क्योंकि रफ आंसर्स निकालने में, कई बार बोल रहा हूं आपको, रफ आंसर के लिए इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। आपको मैं ना डायरेक्टली कुछ भी झटके नहीं दे सकता कि ये मैंने किया, इसलिए इतना देर लगी।
यहीं पे अगर देख लेता हूं ना मैं, यहीं पे देखिए, इतना सब कुछ नाटक करने की जरूरत ही नहीं। 1.12 अपॉन 34.2 और ये इंटू 10⁻³ है। मैं यहीं पे क्या कर देता, चलो भैया ये क्या मुझे दिख रहा है, इसको तो इधर ही रहने दो, बस इसको इधर ले लो, इसको इधर लिया मतलब ये इसको 10⁻² करना पड़ता है। और अब मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, ये इसके 3 टाइम्स है। चलो तो क्या होगा, हाँ अब इसको इधर ले लो, इसको इधर लिया तो फिर ये 10⁻³ होगा। अब 3, अब इसको 3 पॉइंट मतलब इसको क्या लिखता हूं मैं, 3 लिख देता हूं। अब थोड़ा कम किया है, इसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको 11 लिख देता हूं मैं, या फिर 10 लिख देता हूं मैं बस। तो 3 से ये कर दिया तो 3 आता है, पता है आपको 3.3333। और उसके बाद क्या होता है, ये जो सॉरी ये 10⁻1 होता था। अब ये जब 10⁻1 हुआ है तो आपका आंसर 33.3 आता है। और 33.3 है आंसर में, इसके पास पास दूसरा कोई नहीं, एक ही है आंसर, ऑप्शन ए 32.7। अलग अलग तरीके से रफ कैलकुलेशन करने पड़ते। रफ कैलकुलेशन में बोल रहा हूं, आपको डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। अब और दूसरा एक क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, चलिए 0.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑन ऑक्सीडेशन गिव 0.79 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। देखिए मेटल, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन को रफली लिखो, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन में। सो मेटल ऑन ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, गिव्स मेटल ऑक्साइड्स, कुछ भी ऑक्साइड हो, MEX OY कुछ भी हो, बस दिया क्या है आपको 0.5 ग्राम ऑफ मेटल। 0.5 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स 0.79 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। अब हमारा जो ये है, इसमें वॉल्यूम है, वो भी ऑक्सीजन का है बेटे, इससे और इससे क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास नहीं है। अब फॉर्मूला नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने डायरेक्टली बोला कि क्वेश्चंस को आप बेसिक से ही सॉल्व करो, बहुत आसानी से आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा इसके वॉल्यूम के ऊपर है, इसके वेट के ऊपर तो हमने डिराइव किया ही नहीं। देख रहे हो ना, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो बेसिक से जाओ ना, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ यम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, जिसको मैं डैश बोलूंगा। सो इसका इनवर्स ले लू क्या डायरेक्टली, समझेगा ना आपको, दोनों साइड का इनवर्स, दोनों साइड का इनवर्स लिया मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था m बाई ई, अब इनवर्स लिया तो e बाई m हो गया। सो e बाई m किसका है, ये m का, और ये e बाई m किसका है, मेटल ऑक्साइड का है। तो डैश डैश इसको यूज कर लेता हूं मैं, डैश यूज करना है दूसरे को। क्या आपको ये समझ में आया, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं क्या ये समझ में आया, अब भी जो लिखा ये वाला फाइनल वाला, बोलो एक बार। राइट, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ओके, आगे क्या है, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये जो है ना जिसको हम ई बोलते हैं, यम इधर जाएगा, यम ये तो स्मॉल एम होना चाहिए, यम डैश इंटू ई डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कहानी में मोड़ आता है अच्छा सा, चलो ई यम इज इक्वल टू, हमको ये दिया है नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यम डैश, अरे चलिए ये भी दिया है, ये भी दिया है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्यों रिप्लेस करना है, अभी तक हम इसको रिप्लेस करते थे वॉल्यूम से, लेकिन अब करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका मास ही दिया है ना। इसको देखो, ये क्या होता है भैया, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है, पता है ना, मेटल ऑक्साइड है तो पता है, यस और नो बोलो, मैंने बताया था ना इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है। अरे इनवर्स का केलं सांगतो मी, बघा इनवर्स ह्यासाठी केलं की मला इक्विवेलेंट वेट पाहिजे ना डावीकडं, इक्विवेलेंट वेट पाहिजे का नाही हे मला डावीकडं, म्हणून इनवर्स केलं। जर मी इनवर्स नसतं केलं तर काय आलं असतं, अरे बघा इनवर्स नसतं केलं याचं तर काय आलं असतं बघा बरं जरा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कौन है ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, राइट। तो आपको क्या करना होता, फिर आपको इसको उल्टा, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मुझे ऊपर लेना चाहिए ना उसको बेटे, उसको ऊपर लेना चाहिए, तभी मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं।
अब इसको अगर इधर लेके जाओगे तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। मतलब इक्वेशन अब जब आपको सॉल्व करना होता है तो उसको थोड़ा हिसाब से अरेंज करना पड़ता है ना, हिसाब से, ठीक से, हिसाब से। समझ में आया इन्वर्स क्यों किया? समझ में आया? जिसको मैं पूछ रहा हूं, जिसने क्वेश्चन पूछा था, राइट? हाँ, चलो चलो अब आगे, ये भी समझ में आया होगा, राइट? इक्विवेलेंट वेट। अब ये है, चलो इसमें वैल्यू डाल देते। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू यम, मास ऑफ द मेटल 0.5 ग्राम, यम डैश मास ऑफ दिस गाय 0.79 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो कि पता नहीं है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अब याद हो गया है 8। इसको क्या करना है? दिस इज इक्वेशन इन, सॉरी, वन वेरिएबल, वेरिएबल इज ईएम, इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, कम ऑन। सभी लोग सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे इसका। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चलिए अलग अलग तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 0.5 से इधर, सॉरी 0.5 में अभी 5 बन गया, समझ रहा है ना? ये पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया। चलिए कितना आया? नियरली 14 आ सकता है शायद, मुझे पता नहीं है। आप खुद निकाल लो, आप खुद का काम खुद करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि रफ कैलकुलेशन आपको करने ही है। अगर आप देखोगे ऑप्शंस, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। देखिए 61 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कितने कितने दूर है, तो फिर आप पॉइंट में आंसर निकाल के कोई भी फायदा नहीं। ऑप्शन देख लो और रफ कैलकुलेशन कर लो। जो रफ कैलकुलेशन करना समझता है वही आगे जाएगा, मेरी बात मानो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो मेरा तो आंसर 14 आया था नियरली, तो ऑप्शन भी 14 ही है। अब मेरा 15 भी आता तो क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता, राइट? ऑप्शंस देख लो, रफ कैलकुलेशन कर लो। ये नई बात आपको सीखनी पड़ेगी व्हेन यू आर इन 11th क्लास, राइट? राइट, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले इस पेज को लिख लो आप, 1 मिनट मुझे दिखाने दो। उसके बाद आपको ये वाला पेज लिखना है। राइट, नाउ स्टार्ट राइटिंग।